संस्कृति आईएएस के साथ कैसे जुड़ाव रहा आपका? आप शुरू से 12th तक टॉपर रही हैं, ग्रेजुएशन में बढ़िया आपने परफॉर्म किया, खास करके जो गर्ल स्टूडेंट्स हों उनके लिए, और एक टीचर जो है ना अनुभव इसीलिए कहते हैं। तो किस वर्ष आपका यहाँ आकर के आपने एडमिशन लिया था? संस्कृति की मैं फाउंडेशन 3 की स्टूडेंट रही हूँ। अलका जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूपीएससी में आपने बहुत अच्छा रैंक लाया है, इतने संघर्ष के बाद आप सफलता हासिल किए हैं। कैसा महसूस कर रही हैं अब? अभी थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ, बट अभी मुझे फिर से एग्जाम देना है, तो थोड़ी टेंशन भी हो रही है कि खुशी मनाएं या पढ़ें। मतलब अभी जो है सफर जारी है आपका। मतलब जिद्दी किस्म के आप हैं, जुनूनी हैं। शायद कह सकते हैं, क्योंकि मैं जो ठान लेती हूँ, चाहे वो कोई चीज हो तो मुझे चाहिए या तो कुछ भी हो तो आज बताएं दीजिए, ठाना क्या है आपने? आईएएस बनना है। आईएएस बनना है। अभी कितना रैंक आया है आपका? 657। 657। तो कहाँ तक रैंक पहुँचाना है अपना, कहाँ तक देख रही हैं? रैंक का नहीं है, बट आईएएस सर्विस चाहिए, आईएएस इतना आपने सोच रखा है। संस्कृति आईएएस के साथ कैसे जुड़ाव रहा आपका? संस्कृति की मैं फाउंडेशन 3 की स्टूडेंट रही हूँ। गौरव सर से मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ा है। अच्छा। और मेंटरशिप प्रोग्राम में भी थी। संस्कृति के मेंटरशिप मेंस वाला? मेंस मेंटरशिप, उसके बाद मॉक इंटरव्यू में भी थी। सीवीपी श्रीवास्तव सर का बहुत योगदान रहा है पूरी जर्नी में, तो ऐसे में जुड़ी रही हूँ। टेस्ट सीरीज भी मैंने यहीं से प्रीलिम्स में सब किया है। तो किस वर्ष आपका यहाँ आकर के आपने एडमिशन लिया था? मैंने 2021 में। 2021 में। तो फाउंडेशन अभी आपका खत्म हो गया या क्लास चल रहा है? अभी तो खत्म हो गया, पर मेंस के दौरान चल रहा है। अच्छा, जब आप मेंस लिख रही थी, एग्जाम दे रही थी, उस वक्त फाउंडेशन चल ही रहा था जी। तो क्लास में जब आप थी, मतलब कोर्स चल ही रहा था, थोड़ा बहुत कोर्स बचा होगा, उस दरमियान ही प्रीलिम्स हो गया जी। अब तो बहुत होनहार है फिर तो आपके जो आसपास के लोग बैठते होंगे आपके साथ उसी फाउंडेशन में, फाउंडेशन 3 में थी आप, तो जब फाउंडेशन में होंगे और अब आपका प्रीलिम्स निकल चुका था, उसके बाद भी आप क्लास आ रही होंगी, तो बताया था अपने आसपास के दोस्तों को कि सुनो मेरा प्रीलिम्स हो गया है? प्रीलिम्स के बाद क्लास नहीं आ रही थी। अच्छा। बट लोगों को पता चल गया था, तो कभी कभी रोक लेते थे लोग कि क्या हुआ, कैसे हुआ। पर मैं ज्यादातर लाइब्रेरी में रहती थी। उसके बाद, हाँ, उसके बाद फिर मेंटरशिप और लाइब्रेरी लेने जाते हैं। तो मतलब अपने रूममेट को या अपने फ्रेंड्स को एक था ये कि भाई अब हमको थोड़ा इज्जत दो, है ना? कि मैं जैसी हूँ पहले, अच्छा, बाद में रहना चाहती हूँ। अच्छा। तो अब सिलेक्शन के बाद भी वैसा ही है? वही हाल है। वही हाल है। पार्टी वगैरह हो गया पूरा? पार्टी हुआ है, अभी तो घर जाना बाकी है। अच्छा, घर जाना है, अभी घर गए नहीं हैं? तो घर पे अब पूरा माहौल बनेगा? बना हुआ है ऑलरेडी, मुझसे मतलब नहीं है, बना हुआ है। अच्छा। हाँ, जाना चाहिए। कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? मैं बस्ती के बिरतिया गांव की। बस्ती। तो इस बार बस्ती का रिजल्ट में आप ही रहे हैं या और भी लोग रहे हैं, सेलेक्ट हुए हैं? तो बस्ती का पूरा जो नाम जो है इस बार आपने रोशन किया है। कह सकते हैं बस्ती की बेटी डाली के आप आ जाएगी। बस्ती की बेटी डालते ही आ जाएगा यूट्यूब पे या कह सकते हैं न्यूज़पेपर्स में तो आ गया। सर्च करके देख लिया है, कीवर्ड बन गया है यूट्यूब का एल्गोरिथम, है ना? चलिए, नहीं, बहुत अच्छी बात है। और निश्चित तौर पर बस्ती से आप इस बार अकेले रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको देखने के बाद आपसे सीखते हुए पेरेंट्स भी और स्टूडेंट भी, लड़कियां भी, खास करके लड़कियां, वो आने वाले समय में और ज़्यादा आएँ, मुखर्जी नगर आएँ, दिल्ली आएँ, अच्छा व्यवस्था उनको मिले और बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो पाएँ, है ना? तो जब रिजल्ट आया था उस वक्त कहाँ थे आप? उस वक्त रूम में ही थे, कहीं जाने की तो हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पहले से पता होता है कि रिजल्ट आने वाला है। तो लेटे थे। हाँ। फिर सोचा कि नहा लेते हैं। घर पे कुछ लोगों को पता था कि आ रहा है, सबको नहीं बताया था, स्पेशली मेरे चाचा हैं, वो उनको मुझसे ज्यादा टेंशन है। अच्छा। एक दिन पहले मैं बता दी तो वो नहीं सोते। अच्छा। तो मैं तो नहीं सो रही थी, तो मैंने सोचा उनको क्यों परेशान करना। तो फिर पता चला तो मैंने सबसे पहले उन्हीं को बताया। अच्छा। अब उनको फोन किया तो बात क्या मैंने जैसे बताया कि ये हो गया है, रैंक, बोले रैंक छोड़ो, सिलेक्शन हो गया, वो काफी है। उसके बाद रोना स्टार्ट हो गया। और तो चाचा पहले रोए कि आप रोए थे? पहले चाचा स्टार्ट किया। अच्छा। अब वो रोते रहे, मैं सुन के मैं रोने लगी। फिर फोन कट हो गया। फिर मुझे देख के मेरी रूम पार्टनर, मेरी दोस्त है बहुत अच्छी, वो रोने लगी। वो भी रोने लगी? हम लोग रोने लगे पहले, फिर सोचे रोने का माहौल नहीं है। खुशी के आंसू इससे पहले पिछली बार कब हुआ था खुशी के आंसू? खुशी के आंसू अभी पहले हुआ था, 12th मैंने टॉप किया था। अच्छा। में भी मैं टॉपर की लिस्ट में थी। शुरुआत से ही होनहार हैं, मतलब आप कह सकते हैं। बहुत विनम्र भी आप हैं, क्योंकि हाँ आप हैं
आपने पहले भी प्रूफ किया है और आप तो देश के सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा आपने पास किया है, फिर भी आप में इतनी विनम्रता है, ये अच्छी बात है। तो फिर चाचा से बात हुई तो आगे मामला कैसे बढ़ा, क्या क्या फिर हुआ? उसके बाद उन्होंने कॉल नहीं किया मुझे। अच्छा। फिर हमने कहा कि हमें पार्टी करनी है, पैसे चाहिए। अरे वाह। तो फिर उसके बाद से तो बात ही नहीं हुई। फिर वो अपनी फिर वो उधर है, पैसा दे दिया, अभी बात उसके खत्म, बाद बात खत्म। पार्टी हम कर रहे हैं इधर। फिर सभी को मतलब घर वालों को एक एक करके बताया, मम्मी को बताया, हाँ। फादर मेरे है नहीं, और मम्मी को बताया, छोटे चाचा हैं उनको बताया, बाकी सबको बताया। अच्छा। उसके बाद मम्मी का रिएक्शन कैसा था? मम्मी भी रोना स्टार्ट। सब रो ही रहे हैं। वो तो लोग ज्यादा इमोशनल है मेरे लिए, तो शायद कह सकते क्या हैं। देखिए, ये इसीलिए कहते हैं ना, खुशी के आंसू जो होते हैं ना वो कभी कभी निकलते हैं, लेकिन जब निकलता है तो व्यक्ति के अंदर का जितना भी दबा हुआ उनका संघर्ष रहता है, आपका संघर्ष रहता है, सपना, ख्वाब, लक्ष्य, वो सब एक साथ निकल जाता है, तो सुकून देता है वो। तो अब सुकून महसूस हो रहा है? थोड़ा हो रहा है। सबसे ज्यादा मुझे अपने परिवार के चेहरे पे खुशी देख के सुकून महसूस हो रहा है। अपने लिए तो ठीक है, हमें तो एग्जाम देना ही है, हाँ। लेकिन उनको देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो इस बार का प्रीलिम्स दे रही हैं आप? दे रहे हैं। हार नहीं मानने वाले हैं आप अभी तक? अभी तो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। मतलब अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पार्टी शुरू हुई है। ये बहुत सही है। तो नहीं, इस बार अच्छे से दीजिए, और इस बार क्या है कि थोड़ा सा वक्त भी मिल गया है ना? वक्त मिल गया, बट मैंने थोड़ा, मेरा वेस्ट भी हो गया। हाँ, जाहिर सी बात है। तबीयत भी खराब हो गई थी मेरी, तो इस अच्छा, वजह से। तो एग्जाम के समय तबीयत वगैरह ठीक था जब आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे उस वक्त? उस वक्त ठीक था, उस वक्त बहुत ध्यान रखा था मैं, हाँ यही बात इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान क्या होता है ना, दो चीज़ें पर ध्यान देते हैं स्टूडेंट। एक तो होता है, टीचर भी क्लासरूम में बताते हैं, मेंटर भी बताते हैं कि एक बात तो आपको ये करना है कि पढ़ाई बहुत अच्छे से रखिए और उसमें लगातार पढ़ते रहिए, आपका प्रिपरेशन में ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हर व्यक्ति ये बताता है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरा टर्म में पूछ रहा हूँ, पढ़ाई तो समझ में आ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखना क्यों कहा जाता है, और फिर कैसे, मतलब घर से बाहर रह रहे हैं, टिफिन का वो खाना खा रहे हैं या मेस में खा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई चल रहा होगा, बहुत कम सोना चल रहा होगा, तो कैसे मैनेज करते हैं डेली लाइफ के रूटीन को? मेरा रूटीन बहुत सिंपल सा है। खाना मैं खुद बनाती रही हूँ हमेशा अच्छा। से। बीच में टिफिन लगाया था, टिफिन लगाने की वजह से अभी तबीयत बिगड़ी थी। अच्छा। तो इस वजह से टिफिन तो नहीं लगाया हुआ है। हाँ। और ठीक है, जो भी बन जाता है खा लेते हैं। हाँ। और दूसरा, स्वास्थ्य का तो बहुत जरूरी है। एग्जाम पास आना है तब तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे टाइफाइड हुआ, 10 दिन में बिस्तर पे थी, तो इस वजह से बिल्कुल पढ़ाई नहीं। अब लग रहा है कि कुछ पढ़ा नहीं है। वो ब्रेक बहुत बेकार होता है। ब्रेक आपको तब चाहिए होता है जब आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पढ़ाई से, तो आपको घर जाना चाहिए, वहाँ बहुत एनर्जी मिलती है। अच्छा। मेरा ये मानना है। घर जाके लगता है कि अब तो 10 घंटे 12 घंटे लगातार भी पढ़ सकते हैं, वहां से ऐसी एनर्जी मिलती है। तो मेरे लिए तो वो रहता है। बाकी स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के दिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है स्वास्थ्य। अच्छा, बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं ना, वो दिन में पढ़ाई करते हैं, और बहुत सारे होते हैं जो रात भर जग करके पढ़ते हैं। आपका क्या प्रवृत्ति था? दिन में पढ़ते थे, रात? दिन में था। तो फिर प्रीलिम्स के समय दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि सवेरे जो एग्जाम होता है वो 9 साढ़े 9 बजे से 9 बजे शुरू हो जाता है, तो फिर आपका वो रूटीन चल गया? वैसे रूटीन नहीं चलता, क्योंकि उसके एक दिन पहले नींद नहीं आती। मतलब मामला वहीं आके अटका। मामला तो अटक गया। हर दिन सोते थे पर उस दिन नींद नहीं आई। फिर सुबह का एग्जाम तो फिर भी होता है, जोश होता है आपको। बिल्कुल, जब 4 घंटे के बाद सीसेट आप देने जाते हैं, फिर मामला खराब होता है। और मेरा तो कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका था। क्या हो गया था? मुझे लगा था कि मैं एग्जाम दे नहीं पाऊंगी, सर फट रहा है, मतलब वॉमिटिंग सा फील होने लगा। मतलब जीएस का पेपर देने के बाद? ओके। जीएस का तो फिर भी हो गया। हाँ। नींद नहीं आती तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया। मुझे नैप लेने की आदत थी प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में, लाइब्रेरी में। तो 10-15 मिनट भी ले लिया तो मुझे लगता था कि फ्रेश फील हो रहा है। तो मैं 1:30 बजे की एंट्री होती है, मैंने तुरंत एंट्री ली और मैंने बाल भी गोल लिए पूरे, और मैं सो गई। वहीं पे सेंटर पे, एग्जाम सेंटर पे? नहीं, बैठा दिया गया था हाँ, सीट पे बैठा दिया। सो गई मैं। अच्छा। आधे घंटे बाद उठी तो एकदम फ्रेश फील हो रहा था। सीसेट का पेपर हो गया। अच्छा, मतलब उसके बाद लगा कि हाँ जग गए पूरा आपको। ये बड़ा यूनिक कहानी था। मतलब आज तक इतने सारे स्टूडेंट से मैं बात किया हूँ, इतने सारे टॉपर से, आपका ये किस्सा बहुत यूनिक है। ये एग्जाम हॉल में हुआ था ये सब चीजें? हाँ, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चलता, तो मुझे लगा कि फेल होने से अच्छा कुछ सोच सकते हैं। और नैप लेने की मेरी आदत रही है, पहले से रूटीन का वो हिस्सा बन चुका था। ये आपको फायदा। 10-15-20 मिनट। आप बस्ती की रहने वाली हैं, वहां से जब आपने सोचा होगा, आप कब आई थी? 12 करके या ग्रेजुएशन करके कैसे आना हुआ था दिल्ली?
ग्रेजुएशन मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, ठीक है। तो जब वहाँ से मान लीजिए हम बस्ती से चलते हैं एक कस्बाई शहर से थोड़े से बड़े शहर में पहुँच गए इलाहाबाद, लेकिन दिल्ली की तरफ जब गाड़ी आगे बढ़ती है ना तो बहुत सारी बातें हवा में सुनने को मिलता है। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लड़की हैं और लड़कियों के लिए घर परिवार में और दिल्ली सुनते ही एक अलग तरह का छवि बनता है शहर का। आप मीडिया में देखते हैं, अखबार में देखते हैं, आपके लिए भी चुनौतीपूर्ण रहा होगा, हो सकता है आपके फैमिली के लिए रहा होगा। तो इन सब चीज़ों से कैसे फेस करना हुआ था? मेरा हमेशा से रहा है कि वो टॉपर वाला सीन रहा है। 12th तक टॉप किया, फिर वो हो गया ग्रेजुएशन में बीए किया यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। तो वहाँ पे शहर वाला माहौल तो पहले से चल रहा था। हाँ। फिर दिल्ली मैंने सोचा कि मुझे तैयारी करनी है, दिल्ली से करनी है। तो घर वालों ने कभी ये बोला ही नहीं कि नहीं ठीक है जो तुम्हें करना है, और उन्होंने ही इनकरेज किया है कि तुम्हें यूपीएससी देना चाहिए। तुम तो टॉपर हो, हाँ, बनी ही हो आईएएस बनने के लिए। मेरे चाचा हैं। अच्छा, तुम इसी के लिए बनी हो। हाँ। तो फिर उन्होंने इनकरेज किया और उन्होंने कभी नहीं रोका। पता नहीं क्या पता उन्हें लोगों ने कुछ कहा भी हो, बट मुझ तक कोई बात पहुंची नहीं आज तक। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम अभी निकालो। मेंस के टाइम पे मुझे बहुत प्रेशर फील होता था। जब मैं 9 बजे लाइब्रेरी से आती थी तो मुझे लगता था कि मेरे से होगा नहीं, 3 महीने बहुत कम है। बट जब मैं उनसे फिर उसके बाद वो रात में मुझसे बात करके सोते हैं, तो उन्होंने कॉल की तो मैंने बोला कि लग रहा है बहुत डर लग रहा है, कैसे होगा। तो वो बोले कि ठीक है तुम करो और कोई बात नहीं, होगा नहीं होगा, तुम जितना कर सकती हो वो करो। और ठीक है वो नहीं हुआ इन केस तो मैं भी पीछे हट रहा हूँ जब तक तुम नहीं हट रही हो पीछे। तो उनका ये बोलना ही मेरे लिए बहुत दबा जैसा काम करता था। फिर अगले दिन के लिए वो एनर्जी मिली जाती थी। तो ऐसा रहा है। और बाकी लोगों ने कहा होगा नहीं कहा होगा मुझे पता नहीं। आपने सुनने का बहुत मौका भी तो नहीं दिया, प्रथम प्रयास में आप सिलेक्ट हो गई, बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं। तो आप शुरू से 12th तक टॉपर रही हैं, ग्रेजुएशन में बढ़िया आपने परफॉर्म किया, घर वालों को, समाज को, सबसे फिर ऐसे लोगों से उम्मीद हो जाता है। क्या होता है कि आप बड़ा लक्ष्य देखते हैं और आप उस लक्ष्य को पाने के लायक भी जब आप होते हैं तब सब उम्मीद और ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप प्रथम प्रयास में जब आप कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आप उम्मीद पे खड़ा भी उतरे हैं, आगे भी आप कोशिश कर रही हैं अच्छा आईएएस बनने का। तो मुझे लगता है कि हो ही जाएगा और आपका मेहनत है तो हो ही जाना चाहिए। जब आप दिल्ली पहुंच गई थी यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर किस तरह का माहौल था, कितना अलग था पिछला जो शहर या गांव जहाँ से भी आप आए थे, ये अनुभव कितना अलग था यहाँ का? दिल्ली में थोड़ी इंट्रोवर्ट बहुत ही ज्यादा तब थी और दिल्ली आने के बाद लगा कि बहुत अकेले हो गए हैं, जल्दी से जल्दी दिल्ली से भागना है। इसीलिए सिलेक्शन ले लेना है और बिना सिलेक्शन के आप दिल्ली से जा नहीं सकते। हाँ। तो सिलेक्शन तो लेना पड़ेगा उसके लिए। और मैंने सोचा था कि मैं एग्जाम वहीं से दूंगा इलाहाबाद जाके, कम से कम अच्छा। मेरी फैमिली रहती है वहाँ पे। 2 भाई छोटे हैं, चाचा के बेटे हैं, वो पढ़ते हैं वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे रहती थी। फिर मुझे लगा वहाँ जाके पढ़ना चाहिए, कम से कम घर का खाना तो मिलेगा। फिर लगा कि नहीं चलो एक अटेम्प्ट दे देते हैं। फिर सोचा प्री नहीं हुआ तो भाग जाएंगे, प्री हो गया। फिर सोचा मेंस नहीं हुआ तो भी भाग जाएंगे, फिर मेंस हो गया। रुकने का कभी इरादा नहीं था, भागने का इरादा ही था। दिल्ली मुझे मतलब जैसे काटने को दौड़ती है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और घर का एनवायरनमेंट घर की बात होती है। और मुखर्जी नगर में तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है। देश के तमाम युवा यहाँ अपने सपने के साथ पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है वो भीड़ तो रहेगा यहाँ पर। फिर संस्कृति आईएएस को कैसे आप जाने, दिल्ली आने से पहले जानते थे या दिल्ली आकर के संस्कृति आईएएस के बारे में जाना, किस तरह से यहाँ आना हुआ? संस्कृति आईएएस ओपन हुई तो ही मैंने अच्छा, मतलब संस्कृति आईएएस की शुरुआत हुई, उसका फाउंडेशन हुआ, इस संस्था का फाउंडेशन हुआ और आपने भी फाउंडेशन ज्वाइन कर लिया। हाँ, और बोल सकते हैं कि मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल गौरव सर से पढ़ा था। तो पहले ऑप्शनल की क्लास थी, ज्योग्राफी की चली थी पहली संस्कृति की क्लास। अच्छा। और मैं उसमें पहले टेस्ट की पहले टॉपर रही हूँ। तो क्या बात है। संस्कृति के साथ तो आपका विशेष याद। टॉपर वाली लिस्ट की पहली फोटो भी है। तो पहली मतलब कि ये कितने ईस्वी की बात है? सेव करके रखी थी कि मैं पहले बनूंगी आईएएस। देखिए यही चीज कहते हैं ना, मोटिवेशन आप बहुत छोटे छोटे चीजों से भी ले सकते हैं। जैसे आपने कहा कि क्लास जो टेस्ट हुआ, उस क्लास टेस्ट में मान लीजिए कुछ सेगमेंट पढ़ाया होगा, ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन पढ़ाए गए होंगे जो कि पहला टेस्ट कह रही हैं, उस पहले टेस्ट में आपका नाम आया। कितने छोटे चीज से आपने इतना बड़े चीज का लक्ष्य के लिए मोटिवेशन लिया। यही डिपेंड करता है कि कौन टॉपर होगा, कौन आगे जाकर के सिलेक्ट होगा। तो ये जो स्टूडेंट देख रहे हैं ना, और उनके लिए आप बताइए कि जो फाउंडेशन में क्लास लेने आते हैं और टेस्ट में भाग जाते हैं, आप देखेंगे क्लास, आप गौर करते होंगे ये चीज़, जब आप क्लास लेने आती होंगी तो पूरा बैच फुल रहता होगा और जिस दिन टेस्ट होना होता होगा
अनाउंसमेंट होता होगा, अगले दिन आधा क्लास खाली हो जाता है। तो अलका से आप लोग सीखिए कि किस तरह से टेस्ट में, एक छोटे से टेस्ट है वो, ठीक है, यूपीएससी के सामने, उससे मोटिवेशन लेकर के कहाँ तक का रास्ता इन्होंने तय कर लिया। तो उसको सेव करके रखा है, उसको रखना है, आगे कलेक्टर बन जाएंगी तो उसे ऑफिस में लगा के रखना है। मैंने गूगल वो ड्राइव होती है उसकी पिक्चर उसमें रख दिया, उसमें रखी हुई है। जन्म जन्म जब तक। होगा पहली आईएएस, मुझे लगता था हाँ कि जैसे पहली टॉपर मैं रही हूँ, हाँ। हो सकता है कि पहली आईएएस भी मैं ही बनूं। तो ऑलमोस्ट देखिए, मैं अगर मानूं तो फाउंडेशन 3 की चूंकि फाउंडेशन चल ही रहा था, उसमें से शायद पहले आप ही सेलेक्ट हुई हैं, हाँ, बोल सकते हैं। कुल मिला के तो देखिए आपका अनुमान बहुत ठीक था। तो आपने जो मेहनत किया था, गौरव सर के साथ कैसा अनुभव रहा था आपका? ज्योग्राफी आपने अच्छा अनुभव ऑप्शनल। रहा है गौरव सर के साथ, और मुझे अच्छा लगता है उनका पढ़ाया हुआ, मतलब मुझे समझ आ जाती है। बात ये है, और मैं लोगों को पता नहीं, उन्हें सबका अलग अलग होता है हाँ, कि कैसे बिल्कुल, उन्हें समझना है। बिल्कुल। मेरा है कि मुझे जिससे भी समझ आ जाए मुझे ठीक है, और मुझे एक बार समझना है, मैं ग्रास्प अच्छा कर लेती हूँ। फिर एक बार मैंने समझ लिया तो फिर मैं अपने से पढ़ती हूँ, बार बार रिवाइज करना है, मेरा ये रहा है हमेशा से। और शुरुआत चूंकि आपने गौरव सर के साथ शुरू किया, गौरव सर का क्लास होता भी है बहुत प्यार से, बच्चे की तरह एकदम पुचकार करके, बाबू, हाँ, आते ही एकदम बाबू से शुरुआत करना। तो वो जो अपनापन दिखाना होता है ना, वहां से बच्चा बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, लगता है कि अरे हाँ, ये तो घर का मामला है अपना, या संस्कृति के साथ। आफ्टर ऑल इसके साथ, संस्कृति या इसके साथ कैसा आपका रहा, कि यहाँ का आपका बिहेवियर या लोगों का कैसे रहा आपका? बहुत अच्छा रहा है, टीचर्स का तो स्पेशली बहुत अच्छा व्यवहार रहा है। मतलब यहाँ के टीचर ऐसे हैं कि जैसे फैमिली है। हाँ, मतलब जैसे हम अपने घर वालों से कह सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, हाँ, तो आप यहाँ भी आके कह सकते हैं सारे टीचर से कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और वो कोशिश करते हैं कि वो सॉल्व हो सके। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल। आप घर से बाहर, कोई भी स्टूडेंट रहे, खास करके लड़की कोई रहे घर से बाहर, और उसे ये लगता हो कि मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रही हूँ, वहाँ मेरा संबंध उस संस्था से साथ इतना नहीं है कि मैंने फी दे दिया और भाई आप क्लास ले लो, इससे आगे की मेरा संबंध है, सिर्फ एकेडमी से बढ़ करके। तो एक बहुत ज़्यादा एक सुकून महसूस होता है कि लगता है कि चलो यहाँ कोई गार्जियन है, अपना है कोई, है ना। उसके बाद फिर फाउंडेशन में आपने एडमिशन लिया, तो पहले ऑप्शनल में एडमिशन ले लिया था। ऑप्शनल पहले था। तो ऑप्शनल के बाद डिसाइड हुआ कि चलो यहीं इसी इंस्टीट्यूट से फाउंडेशन की पढ़ाई भी करते हैं। जैसे गौरव सर का नाम इलाहाबाद में बहुत चलता है, हाँ, वहाँ बहुत, और शुरू से चलता रहा है, हाँ। तो उनका नाम पता था। और बाकी मुझे लेना ज्योग्राफी था। ओके। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर मुझे लगा क्लास इसकी कर ली जाए, फिर उसकी क्लास करते करते धीरे धीरे सब पता चल गया यहाँ पे रहते से। हाँ, तो फिर उस वक्त आई थिंक प्रयागराज में, इलाहाबाद में संस्कृति आईएएस का सेंटर शायद नहीं था। नहीं, अगर होता तो शायद आप वहीं एडमिशन ले लेती। नहीं, तब भी दिल्ली आती। अच्छा, चलिए ये अच्छा रहा। तो फिर वहां से फिर आपका इंस्टीट्यूट के साथ आप जुड़ गई। तो जब फाउंडेशन क्लास में आती हैं आप, फाउंडेशन 3 में, तो पहला लेक्चर किन से मिला था आपको? फाउंडेशन 3 में क्या हुआ कि लॉकडाउन के हाँ। टाइम में वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। वर्ल्ड हिस्ट्री अखिल सर का? अखिल सर ने लाइव क्लास ली थी, तो वो करी थी लाइव क्लास। अच्छा, वो लॉकडाउन लग गया था उस समय? हाँ, लॉकडाउन चल रहा था। तो इलाहाबाद से करी थी वो लाइव क्लास। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद मॉडर्न हिस्ट्री भी खत्म हो चुकी थी, मैं आई नहीं थी। ओके। उसके बाद फिर आई, 2 क्लास गई, फिर लॉकडाउन लग गया, वो उसकी वजह से बीच में लग गया था, फिर से पॉल्यूशन की वजह से। हाँ। फिर साइंस टेक, मतलब स्पेशली अगर मैं बोलूं तो साइंस टेक से मेरी स्टार्टिंग हुई। रितेश जायसवाल सर के क्लास से। साइंस टेक का कैसा अनुभव रहा यहाँ का? काफी अच्छा रहा है, मतलब मैंने नोट्स के अलावा कुछ पढ़ा नहीं है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि आपका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड सब्जेक्ट क्या था? ग्रेजुएशन मेरा एंशिएंट हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। अब एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ के आती हैं, और यूपीएससी के सिलेबस में साइंस तो है ही, लेकिन टेक है उसमें ऐड। और जब टेक आ जाता है ना, तो जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो थोड़े से असहज होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि घबराते हैं, हालांकि कुछ तो घबरा जाते हैं कि ये टेक तो इंजीनियरिंग का चीज़ आ गया, रोबोटिक्स आ गया, नैनोटेक आ गया है, बायोटेक आ गया है, इसको कैसे संभालेंगे, है ना। तो इसलिए मैं पूछा कि रितेश जायसवाल के सर के साथ आपका कैसा रहा, मतलब क्लास जब आप लेते रहे तो साइंस के साथ कितना सहजता बन पाया? साइंस का अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो मेरा सब्जेक्ट रहा है। ओके। 12th तक। ओके। और मैं टॉपर रही हूँ, तो हाँ, ऑब्वियसली मैंने पढ़ाई की रहेगी, बट बायो से कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ। तो बायो तो मतलब मैंने एक ही बार पढ़ा, वही सर के साथ पढ़ा और रिवाइज किया। यूपीएससी में ज्यादा बायो आता है, बायोटेक ज्यादा पूछते हैं। हाँ, उसके बाद मतलब लगा नहीं कि कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो कि ऐसा फियर वाला है। कोई फियर तो मुझे नहीं आया है टेक्नोलॉजी पढ़ने में भी या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में भी।
पहली बार मैंने एथिक्स भी पढ़ी। हाँ, एथिक्स का तो मुझे ई भी नहीं पता सही था। बात है। और मैंने सिर्फ पता नहीं क्या लिखा है, मेरी नोट्स कोई देखेगा तो पता नहीं क्या लिखा है, मैंने और कोई नोट्स ही नहीं पढ़ी है। जो सर ने क्लास में बताया 2 घंटे में, वो ही अपने तरीके से लिखा है और इथिक्स के बारे में कह रहे हैं आप? और वही मेंस में रिवाइज किया है और वही लिख के आई हूँ। इथिक्स आप अमित सर से पढ़े होंगे। तो जो नोट्स है बिल्कुल, मतलब कुल मिला के मैं आपकी बातों से जो समझ रहा हूँ, आप जो क्लास में नोट्स हैं लगभग आप उसी को पढ़ती रही हैं। लगभग वही पढ़ती रही हूँ। थोड़ा बहुत तो हर कोई एक्स्ट्रा करता है अगर उसे लगता है कि कर लेना चाहिए, या कभी कभी मन नहीं मानता है। हाँ, सही बात है। दूसरी बात यह भी है ना कि आपके पास बहुत अधिक समय आपने दिया भी नहीं, मतलब प्रथम प्रयास में हो जाना, क्लासरूम में आप पढ़ रही हैं, पढ़ते हुए ही प्रीलिम्स निकलना, उसके साथ ही फिर मेंस निकलना, फिर सिलेक्शन हो जाना, तो वो पूरा क्लास का साथ ही रहा। हाँ, ये होता है किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो फिर मन भ्रमित होता है कि चलो कुछ और पढ़ते हैं, लगता है इतने से काम चलेगा नहीं। उन स्टूडेंट के लिए आप एग्जाम्पल हैं जो ये समझते हैं, कई बार 2-3 बार जब होता है कि चलो सिलेक्शन नहीं हुआ तो ढेर सारी किताबें खरीद के लाते हैं मार्केट से, है ना? आप भी देखते होंगे अपने फ्रेंड्स में। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्लास नोट्स पे रुके या फिर रेफरेंस बुक ले जा करके बाहर? मुझे ऐसा लगता है जो भी आपके पास नोट्स है, बहुत सारे लोग कोचिंग नहीं भी करते हैं, उनके लिए जो उन्होंने बनाया नोट्स उसी से तो आप फैमिलियर है। बिल्कुल, क्योंकि जो आप एक बार पढ़े हैं वो आपके लिए थोड़ा फैमिलियर हो जाता है, उसको आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो कम टाइम लगेगा। तो मैंने यही किया, जो मेरे नोट्स है क्लास नोट्स भी, और जो जिसको मैंने कोई बुक भी अगर मैंने एक बार पढ़ी है तो ऐसा हुआ कि मुझे पढ़ना पड़ा है कुछ कुछ, क्योंकि हो नहीं पाई थी क्लास। हाँ, बिल्कुल, तो मैंने पढ़ा है कुछ कुछ, लेकिन वो ही पढ़ा है जो एक बार पढ़ा है, वो ही बार बार पढ़ा है। ऐसा नहीं कि इससे भी पढ़ लिया उससे भी पढ़ लिया, ऐसा नहीं किया। अच्छा हल्का एक चीज बताइए मुझे, एंशिएंट मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर पिछले कुछ समय से 2-3 साल का ट्रेंड देख रहे होंगे यूपीएससी का, क्योंकि आपने अटेम्प्ट तो पहली बार दिया है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर तो आपने देखा है। आपने देखा होगा कि एंशिएंट मिडिवल से प्रश्न आने लगे हैं। पहले 5 साल पहले देखते होंगे तो बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं होते थे, प्रीलिम्स में तो बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इधर से आने लग गया है। उसके लिए आप क्लास नोट्स पढ़ी थी, क्या किया था, किस तरह से? उसके लिए मैंने प्रिंटेड पढ़ा था, जो संस्कृत या इसने दिया था वो, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री की मेरी कॉपी गायब हो गई थी। अखिल सर वाली बहुत सुंदर राइटिंग में लिखी थी, और उसकी एंशिएंट वाली कॉपी थी तो वो कॉपी से पढ़ा था मैंने। लेकिन मैं डुअल प्रिंटेड पढ़ा था और आर्ट एंड कल्चर प्रिंटेड पढ़ा था। मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जितना नोट्स आपको दिया जाता है या जो क्लास में नोट्स टीचर कराते हैं, क्या उतना सफिशिएंट है? वो बहुत ज्यादा है, उतना भी मैंने नहीं पढ़ा है। मैंने तो ज्यादा करके अब हिस्ट्री पढ़ना पड़ा था मुझे, क्योंकि मेरी नोट्स गायब हो गई थी, मैं समझ सकता हूँ। तो जो नहीं था मेरे पास हैंड रिटन, वो मैंने प्रिंटेड पढ़ा। और इकोनॉमी तो मैंने सर की नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा। इकोनॉमी एक अरुण सर से आपने पढ़ा था? जो मैंने पढ़ा है, मतलब क्लास में जो मैंने अपने हाथ से लिखा है, उसके अलावा मैंने। अच्छा, इकोनॉमी की चर्चा आपने किया तो थोड़ा सा आप मुझे इस पर बताइए। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है ना जो अच्छे अच्छे धुरंधर को उसकी औकात दिखा देता है। आप सहमत हैं मेरे बात से? और जब आप यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए चलते हैं, इतनी कठिन परीक्षा के लिए चलते हैं ना, इकोनॉमी वहाँ बहुत ज़्यादा पसीना छुड़ाता है, क्योंकि आखिरी वक्त में प्रीलिम से कुछ दिन पहले आपको इकोनॉमी सर्वे आता है, फिर कई बार बजट आता है, ठीक है, और आरबीआई के रिपोर्ट निकलते हैं, ढेर सारे इंडेक्स दुनिया भर के। तो फिर उस दौरान क्या मतलब मेंटोर की भूमिका कितनी बढ़ जाती है, टीचर की भूमिका कितनी बढ़ जाती है? सबसे ज्यादा जरूरी इकोनॉमी में टीचर की भूमिका, जो कि एके अरुण सर से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता उसके लिए। मतलब मैं उनको साष्टांग दंडोत प्रणाम कर सकती हूँ इस चीज के लिए। मैंने उनकी नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ा, और मैंने करंट भी कुछ नहीं और अपने से पढ़ा। उनके नोट्स से ही पूरा था कि सर पढ़ाएंगे करंट, और सर ने टोटल जितने भी करंट साल भर के थे वो पढ़ाया हुआ था, तो उसी पे मैंने रिलाई किया। और बेसिक से सबसे ज्यादा आता है क्वेश्चन, हमें लगता है कि हम करंट से करेंगे, आते हैं करंट से भी, बट बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। करंट अफेयर्स का आपने चर्चा किया और इकोनॉमी का चर्चा किया। करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज हो गया है ना, जिससे मैं कहूँ कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए वो भूत जैसा कुछ हो गया है, उसका पीछा नहीं छोड़ता है वो। और मैं देखता हूँ बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं साल भर वो करंट अफेयर्स के पीछे ही पड़े रहते हैं। और आपने एक शब्द कहा कि बेसिक से आता है, स्टैटिक पोर्शन बहुत जरूरी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट के लिए कि पहले किस चीज की तैयारी करें, कितना कहाँ फोकस करें, कहाँ कितनी ऊर्जा लगाएं अपनी? मेरा जितना अनुमान रहा है एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैंने बेसिक बहुत बार पढ़ा है, मतलब 10 बार 15 बार इतना, मतलब ये बोलने में तो बहुत ज्यादा लग रहा होगा, बट साल भर में हो जाता है। हाँ, क्यों नहीं। और प्रीलिम्स से पहले कि सिर्फ आपको पेज पलटने होते हैं, बिल्कुल,
क्योंकि दिखता है अच्छा ये दिख हाँ रहा है हाँ ये हाँ नहीं हाँ आता हाँ, बस वही देखना वही होता है। देखता है। तो ऐसा होता है कि 10 बार 15 बार आपका हो जाता है। मैंने ज्यादा पीटी पे फोकस किया है तो प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट मैंने बार बार पढ़े भी हैं और मैंने रेगुलरिटी रखी है पढ़ाई में। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती थी फिर छोड़ देती थी। रिवाइज किया तो वो कॉपी पूरी रिवाइज की अच्छे से, तो वो किया है मैंने। बेसिक पे बहुत फोकस किया है। करंट मैंने पढ़ा नहीं साल भर, थोड़ा बहुत न्यूज में जो चलता है, हम फोन चलाते हैं, हम थोड़ी कुछ चीजें सुनते हैं, वहां से तो हम जानते हैं कि ये चीजें चर्चा में चली हैं और हमें भी लगता है कि वहां से फिर उसके बेसिक से आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है करंट तो जानना जरूरी है, क्या चल रहा है ये तो बहुत जरूरी है जानना, लेकिन इतना ज्यादा बड़ी बात नहीं है वो कि उसको भूत की तरह समझना चाहिए। और मैंने पढ़ा नहीं था, मैं तो एकदम डिपेंड थी कि सर लोग पढ़ाएंगे 1 महीने और वही मैं पढ़ूंगी, और उन्होंने पढ़ा दिया तो मुझे लगा कि हो गया मेरा तो करंट तैयार है। भले उससे किसी से भी नहीं आया क्वेश्चंस आए थे न्यूज़पेपर की कटिंग से। तो मुझे लगा कि न्यूज़पेपर के कॉर्नर्स पढ़ने बहुत जरूरी हो गए हैं और तब से मैंने न्यूज़पेपर भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। न्यूज़पेपर का चर्चा आपने किया, हिंदी माध्यम वालों के लिए न्यूज़पेपर भी एक हुआ है ना? तो कौन सा अखबार आपने लगाया था? प्रीलिम्स के पहले मैंने एक बार द हिंदू लगाया। सब पहले ये लगाते हैं। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? मुझे लग रहा था बहुत टाइम लगता है। हाँ। फिर उसके बाद दैनिक जागरण लगाया, फिर उसमें कुछ लगता है आता नहीं है। हाँ। फिर प्रीलिम्स हो गया, उसके बाद तो मेंस के टाइम पे मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही थी, थोड़ा बहुत लाइब्रेरी में देख लेती थी न्यूज, और क्योंकि आ जाते हैं न्यूज में जो भी चीजें क्वेश्चन के फॉर्म में या किसी तरीके से आ जा रही थी सामने नोट्स के फॉर्म में, तो उस टाइम मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन उसके बाद से प्रॉपर न्यूज़पेपर द हिंदू मैंने पढ़ा है, क्योंकि लग रहा था कि शायद हो भी जाए, इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, और इंटरव्यू के टाइम में तो सबसे ज्यादा जरूरी न्यूज़पेपर ही होता है। बिल्कुल। बट न्यूज़पेपर ये नहीं कि क्या चल रहा है यही जानना जरूरी है। सबसे न्यूज़पेपर में अगर चुनाव आयोग चल गया तो हमें निर्वाचन आयोग की पृष्ठभूमि पढ़नी चाहिए। अभी निर्वाचन आयोग से आया था डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया, तो हमें ये देखना है कि कौन सी चीज चर्चा में चली है, उस चर्चा का कहाँ से रिलेशन है, बस वही स्टैटिक पोर्शन पे चले जाना है, उसे अच्छे से तैयार कर लेना है। आंसर राइटिंग की बात करते हैं, क्योंकि आपका प्रीलिम्स तो बात करते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके ने प्रीलिम्स तो हो ही गया ऐसे, है ना? चुटकी में आप ऐसे, मतलब लग रहा है मुझे कि तो नहीं हुआ होता, और ऑब्वियसली नहीं होता है। प्रीलिम्स से ही इस एग्जाम का सबसे कठिन, अगर मैं कहूँ, दरवाजा हो चुका है। आज तो यूपीएससी का जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो कट ऑफ भी आ गया है ना? और जो कट ऑफ गया है, अगर मैं जनरल का कहूँ तो ऑलमोस्ट 75 गया है, 76, हाँ इतना गया है। तो ये देख के लगता भी नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा गया है ना? तो आप कह सकते हैं कट ऑफ बहुत कम गया है, जैसा आप बोल भी रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है पिछले कई वर्षों में सबसे कम कट ऑफ है इस बार का, है ना? अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें तो ये और नीचे 68 के आसपास चला गया है ईडब्ल्यूएस का। तो अब यहाँ से एक बात समझ में आता है कि वही चीज मैं फिर से लाना चाह रहा हूँ कि बच्चे शायद करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस मार रहे हैं और स्टैटिक नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास नोट नहीं पढ़ रहे हैं टीचर का। इसीलिए मैं घूम फिर के आपको वहां लाना चाह रहा हूँ ताकि आप समझाइए, है ना? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ढेर सारे लोग, टीचर भी बताते रहते हैं, मेंटर भी बताते रहते हैं, जहां तहां से लोग को जानकारी रहता है कि मुझे क्लास नोट्स पढ़ना है, क्लास नोट्स पढ़ना है, लेकिन वहां दिमाग नहीं जाता है ना? दुनिया भर की चीजें देखते रहते हैं। तो एक बार फिर से आप सही से समझा दीजिए आज के कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए। जीएस का कट ऑफ इतना तो होता है कि आप अगर आप तैयारी सीरियस होके कर रहे हैं तो आप क्लियर कर लेंगे, और जनरली लोग क्लियर कर जाते हैं। प्रॉब्लम आती है सीसेट में, ठीक। और सीसेट में लोग कहते हैं मेरा तो हो ही जाएगा, हाँ, और ये सबसे प्रॉब्लम वाली चीज है। कॉम्प्रिहेंशन पे मैंने फोकस किया था, मैंने लगाया शुरू में कॉम्प्रिहेंशन पहली बार पीटी के पहले, तो पैसेज पढ़ा और देखा कि आंसर सही है, फिर मिलाया कि यूपीएससी ने क्या दिया था और सेम मिल रहे हैं। एक ईयर लगाया, एक आध कहीं नहीं आ रहा था, बाकी सब आ जा रहे थे, तो मुझे लगा कॉम्प्रिहेंशन इजी चीज है। फिर उसके बाद मैंने उस पे फोकस किया, कुछ यूट्यूब से वीडियोस देखे और यहाँ से भी मिले थे सर के वीडियोस, तो वो मैंने देख लिए थे, और कॉम्प्रिहेंशन मेरी बस एक ही काम किया, स्पीड उसमें बढ़ाती गई धीरे धीरे। तो स्पीड बढ़ गई, तो 40 मिनट में मैंने 25 क्वेश्चन कर लिए थे कॉम्प्रिहेंशन के। ये काफी अच्छा स्पीड है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन बहुत लंबा आजकल है, हाँ लेंदी होने लगा है। स्पीड वही मैंने प्रैक्टिस की थी, और कॉम्पिटिशन पे मेरी प्रैक्टिस का मेन यही रीजन था। और जितने प्रीवियस ईयर आप लगाते हैं तो आपको ये पता चलता है, आपको पता चलता है, ये नहीं कि आप बता सकते हो। आपको लगता है कि दिमाग में आ जाता है कि यूपीएससी अच्छा ऐसा आंसर चाहती है,
जब आप अपने से लगाया, फिर देखा यूपीएससी ने क्या दिया है, अगर हम्म। मैच कर गया अच्छा हम भी वैसा सोच पा रहे हैं, और अगर नहीं मैच किया तो आपने देखा कि ये क्यों सही हुआ, तो यूपीएससी ऐसा आंसर से आ रही है। तो मैंने प्रीवियस ईयर बार बार लगाए और कोई नहीं लगाया है, प्रीवियस ईयर ही बार बार लगाए हैं, और मुझे लगा कि मेरा सही हो रहा है और टाइम भी बच रहा है। टेस्ट सीरीज मैंने यहाँ से ली थी, 5 टेस्ट हुए थे लास्ट में सीसेट के भी, तो मेरा 70-75 यहाँ के हो जाता था ओके 2 घंटे में। तो मुझे लगा कि यूपीएससी में तो फिर भी लेंथी ही आता है टेस्ट सीरीज से, तो वहां भी मैंने सबसे पहले ये किया कि कॉम्प्रिहेंशन किया। उसके बाद मैं 1 से 80 तक गई कॉम्प्रिहेंशन करते हुए, फिर 80 से 1 आई। जो मैथ आता है लगाते, गोला भरते हुए, जो नहीं आता 1 सेकंड भी नहीं रुकना है उसको छोड़ते गए। और लास्ट में ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत और बिगड़ गई थी। अच्छा। तो मैंने 15 मिनट पहले कहा अब जो हो गया, नहीं होगा तो नहीं होगा। सीसेट में? सीसेट अच्छा, सीसेट में जबकि ये होता है कि जीएस में तो आपके पास पर्याप्त टाइम रहता है, लेकिन सीसेट में टाइम नहीं रहता है, और फिर भी आप 15 मिनट, तबीयत भी खराब था और 15 मिनट पहले हाथ उठा दिया था आपने। तो इसकी एक वजह जो मैं समझ पा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर पेपर को आपने लगाया। दूसरा आपने कहा कि संस्कृति आईएएस का जो टेस्ट सीरीज आपने लगाया, टेस्ट सीरीज का लेवल कैसा रहता है संस्कृति आईएएस का? टेस्ट सीरीज अच्छा रहता है, पर यूपीएससी के पेपर की कोई टक्कर ही नहीं। जाहिर सी बात है, यूपीएससी की टक्कर अगर कोई और दे दिया तो फिर तो यूपीएससी का क्या महत्व हुआ, है ना? बट पेपर अच्छे थे, ये थे कि सिमिलर थे। इस बार पैटर्न भी सीसेट का बदल गया, बिल्कुल। बट ये थे क्वेश्चन मैंने लगाए थे, वो प्रैक्टिस हो गई थी कि 2 घंटे में आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। यहाँ मैं 75 करती थी, वहां मैंने 56 किए, तो ये अंतर आया। और यहाँ पे यही एक्सपीरियंस हुआ कि टाइम मैंने सेव करना स्टार्ट कर दिया। देखिए, टेस्ट देने का सिर्फ ये मतलब भी तो नहीं होता ना कि सिर्फ हम देख लिए कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। उसमें आप सब कुछ देखते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट देखते हैं, आप देखते हैं आपका अप्रोच क्या है, वो सारी चीजें हमें ध्यान देना पड़ता है, और वो फायदा आपको मिला। तो इसके बाद जब मान लीजिए आपका मेंस का कॉल आ गया, उसके बाद किस तरह से, किस सर लोगों के पास कैसे गए कि भाई प्रीलिम्स मेरा हो गया है, अब आगे बताइए? फिर मैं सर से मिली थी, अखिल सर से, तो उन्होंने बताया कि प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, और पहले क्लास करवाने का प्रोग्राम था, फिर बोले लाइब्रेरी दे रहे हैं, तो मैंने ले लिया एडमिशन। फिर स्टार्ट हो गई लाइब्रेरी, मेंटरशिप वाला वाली। फिर मैं वहाँ जाने लगी। पहले तो बहुत अकेला सा फील होता था क्योंकि लड़कियों में मैं अकेली थी। अच्छा। वहाँ पे। और फिर धीरे धीरे मतलब थोड़े लोगों से बातचीत हो गई, और सब लोग बहुत सपोर्टिव थे। साथ में जो लोग बैठते थे वो भी मुझे थोड़ा बच्चा समझते थे। और बहुत अच्छे से। और एक भैया थे, उन्होंने ऐसे में, मतलब मेरा कोई रोल नहीं है, ऐसे मैंने कोई क्लास भी नहीं करी है, और ऐसे का तो उन्होंने बहुत मुझे हेल्प कराया है। तो पता नहीं कितने नंबर आए होंगे, बट उनका बहुत योगदान है इसमें। तो जब आप मेंस लिखने गई, मेंस हो गया, उसके बाद आता है अंतिम पड़ाव कि यहाँ से अब हो गया तो मामला फिट हो गया, जो लक्ष्य लेके आए थे वो हो जाएगा, इंटरव्यू का सफर। तो जब मेंस का रिजल्ट आ गया तो फिर सर लोगों के पास क्या कहने आए थे कि बस अब यहाँ से किसी तरह नैया पार लगाओ? हो गया, मेंस लिख दिया था। फिर सीवीपी सर से मिले थे, तो बोला कि सर लिख तो दिया है। बोले कैसा हुआ पेपर? बताया कि ठीक ही हुए हैं सारे पेपर। बोले अगर एवरेज में सारे हुए हैं और अच्छे हुए हैं, जीएस अच्छे हुए हैं, तो फिर हो सकता है हो जाए। और चलो तुम लोग, दिवाली थी उसके पहले, उन्होंने बोला कि चलो तुम लोग का एक मॉक मैं अपने से ले लेता हूँ रिजल्ट के पहले ही। तो हम तो घबराए हुए थे। मैंने बोला मैं नहीं दूंगी जब तक रिजल्ट नहीं आता है। तब मेंस का रिजल्ट नहीं आया था? ओके। मैंने बोला मैं नहीं दूंगी जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब बहुत ही अपने आप को बहुत बुरा लगेगा अगर नहीं हुआ तो। ओके। तो मैं घर चली गई। मैंने बोला सर मैं घर से आऊंगी फिर दूंगी। लेकिन सर तैयार थे? फिर मैं घर रुक गई ज्यादा दिन। फिर घर से आई, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद मेरा रिजल्ट आ गया था। तब भी मैं कहीं जा नहीं रही थी, रूम पे ही थोड़ा बहुत पढ़ना। मन तो लगता नहीं है जब आपका रिजल्ट करीब। हाँ सही बात है। तो ये था कि क्या पढ़ें, इंटरव्यू के लिए पढ़ें, या सर ने बोला था थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, पर मैंने कलम तक नहीं उठाई थी इंटरव्यू के लिए पर्पस से। फिर मैंने प्रीलिम्स का थोड़ा बहुत अपनी एक दोस्त के साथ थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया। फिर रिजल्ट आ गया, फिर लगा अब मिलना चाहिए सर से। अब जो पहले बोले थे मौका ले लेते हैं, अब ले लीजिए। फिर सर से बहुत गाइडेंस मिली। सीवीपी सर का मतलब बहुत योगदान रहा है इंटरव्यू में, तो सबसे ज्यादा उनका योगदान रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, सर ये वाला क्वेश्चन, हम लोग 2-2 घंटे ऐसे ऑफिस में बैठ के बात ही करते रह जाते थे। तो उन्होंने बहुत टाइम दिया है, और एक जैसे फादर होते हैं वैसे उन्होंने टाइम दिया है। ऐसा नहीं फील करवाया कि मैं बहुत ऐसे छोटी हूँ, या ऐसा कुछ फील ही नहीं होता। जो फ्रेंड्स कह सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ जैसे बात करते हैं वैसे उनसे बात हुई है, एकदम ओपनली, और बहुत अच्छा फील हुआ है।
उसका जो बातचीत का रहा होगा वो आपको कहीं के मॉक में फायदा दिया होगा, जब आप मॉक में देने गए होंगे सहजता महसूस हुई होगी, जी और जब मॉक के बाद आप फाइनल इंटरव्यू देने गए होंगे फिर वहाँ यहाँ के मॉक का फायदा मिला होगा। तो जब फाइनल इंटरव्यू देने गए होंगे वहाँ का माहौल कैसा था? वहां पे तो डर होता है, आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, सही बात है। जितने भी मॉक दे लो, वो एग्जाम है, ये आपके बिल्कुल मन में बिल्कुल होता है, बिल्कुल। तो उसका फियर होता है। और जब आपको एकदम फॉर्मल ड्रेस में एकदम ऐसे बैठना पड़ता है, साड़ी पहन के एकदम, कोई भी मिस्टेक नहीं अफोर्ड कर सकते, तो बहुत ज्यादा ये होता है फियर। बट वो फियर खत्म हो जाता है जब बात स्टार्ट होती है। जब उन्होंने पूछना स्टार्ट किया कि टेंशन, जाते ही बोला कि टेंशन हो रही है, तो मैंने बोला थोड़ी थोड़ी हो रही है। अभी झूठ नहीं बोल सकते, हाथ कांप रहे हैं आपके और आप वो बोल देख रहे टेंशन हैं, नहीं हो सही रही है। बात है। तो मैंने बोला थोड़ी थोड़ी हो रही है, चलिए आपकी टेंशन दूर करते हैं। फिर सर ने मतलब काफी अच्छे से बात की। फिर बोला अब टेंशन खत्म हो गई? फिर मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं, इंट्रो से स्टार्ट हुआ। अच्छा, मतलब इंटरव्यू से पहले आपने कहा कि नर्वस हैं, तो वो पहले बातचीत करके सेस किया? ओके। उसके बाद इंटरव्यू हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, हो गया दूर। तो मैंने बोला ठीक है, हाँ सर हो गया। तो उन्होंने फिर से स्टार्ट किया, इंट्रो लिया मेरा, फिर वहां से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गए। ये बहुत, मतलब देखिए कई बार क्या होता है ना, मैं इसीलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बाहर बहुत लोग ऐसे माहौल बनाते हैं कि पता नहीं यूपीएससी के इंटरव्यू जब चल रहा हो तो अंदर कौन लोग बैठे हैं, पता नहीं क्या ही वो पूछ रहे हैं, किस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं। अब जैसे आपने कहा कि कितनी अच्छी बात है कि एक कैंडिडेट गया है, उसे जरा भी असहजता महसूस हो रही है तो आप पहले उसे अच्छा फील करा देना, कह रहे हैं यहाँ से अब हम आपको मार्किंग करना शुरू करेंगे, यहाँ से हम जजमेंट करेंगे आपका, नहीं? तो जब वहां से बातें शुरू होती है तो आपके मन में लगा था कि यार ऐसा ना हो कि मैं बोली नर्वस हो गई, ये सब भी ये जज कर रहे हो? मैंने ये सोचा था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हाँ, जो है वो ही बोलूंगी, और अभी भी जो है वही बोल रही हूँ। नहीं तो यार, मेरा हमेशा से रहा झूठ नहीं बोलना है। देखिए यही चीजें जो है ना, आप पहली बार में कोई यूपीएससी यूं ही क्रैक नहीं कर लेता है। बहुत सारे लोगों का आप देखते होंगे ना, फेसबुक पे ट्विटर पे लंबा लंबा आता है, मैंने इतने वर्षों की तैयारी करी, इतना अटेम्प्ट दिया, इतने मेंस दिए, और आप कह रहे हैं आपको सब छोटी बच्ची समझते थे। ये मेरे ग्रुप के लोग, मेरे दोस्त लोग, और लाइब्रेरी में, मेंटरशिप लाइब्रेरी में, सभी लोग मुझे बच्ची ही समझते। तो बच्ची तो शैनी निकल गई सबसे, है ना, प्रथम प्रयास में ही कर लिया। तो एक होता है लड़कियों के साथ, जो कि एक दो स्टूडेंट से मैंने बात किया था, लड़कियों के लिए होता है कि उस दिन साड़ी पहनना पड़ता है ना, और वो बड़ा एक सरदर्द रहता है क्योंकि कई बार लोग उससे पहले पहने नहीं होते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? साड़ी पहनना ही मैंने बहुत है, मम्मी लोगों को अच्छा, आता था मुझे था पहनाना। ओके। लेकिन खुद पहनना, और ठीक है पहन सकते हो आप, लेकिन आप पहन के इंटरव्यू देने जा रहे हो, हाँ, वो बहुत अलग एक्सपीरियंस है। आप खुद में बहुत चेंजेस महसूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके साथ अगर आपके घर वाले हो, हाँ, तो ये लगता है कि हाँ ठीक है घर वाले हैं, सपोर्ट रहेगा, बाहर हाँ, कुछ भी अंदर करके आएंगे, बाहर तो है लोग। तो ऐसा फील होता है। फिर अच्छा लग रहा था साड़ी पहन के, बट प्रॉब्लम भी हो गई थी वहां पे, क्योंकि जाने के टाइम ऐसे लग रहा था कि पहन के तो गए, फिर वहां एंट्री लिया और हड़बड़ी सी थी, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू सबसे पहले मेरा था। ओके, उस दिन का? उस दिन सवेरे कितने बजे से हो जाता है शुरू? सवेरे तो 9 बजे से शुरू था, लेकिन मेरा दोपहर के बाद था। ओके। तो पहुंच तो मैं पहले गई थी, लेकिन जब वहां एंट्री लेते हैं तो पता चला मेरा सबसे पहले होगा। ओके। लंच चल रहा था, फिर उन्होंने वो वर्क पेपर जो भी होते हैं वो सब करवाया, तो जल्दी जल्दी हो रहा है और धड़कनें बढ़ भी रही हैं। जितना जल्दी काम होता है उतनी जल्दी, और वेट भी नहीं करवाना चाहिए मुझे लगता है। जितना वेट होता है उतनी प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। बिल्कुल। फिर मैं गई तो मतलब वॉशरूम गई, फिर से साड़ी सही किया, फिर आई, फिर उसके बाद बैठी थी, तुरंत कॉल आ गया। बाहर बैठाते हैं, वहां पे ज्यादा धड़कन तेज होती है, जहाँ सब बाहर में बैठे रहते हैं। नहीं, वो हो गया सेंट्रल हॉल के बाहर, आपको अकेले जब ले जाते हैं। ओके। फिर वहां पे दरवाजा खुलने से पहले आपको साइड में चेयर पे बैठाते हैं। वहां पे 2 मिनट बैठाते हैं, बहुत ज्यादा धड़कन तेज होती है वहां पे ही। फिर लगा कि कैसे होगा। तो यहाँ पे तो मॉक में चल जाता है कि यार ठीक है खराब भी करके है तो मॉक है, लेकिन वहाँ खराब नहीं कर सकते। वो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, नॉकआउट है वो। ऐसे लग रहा था कि मैंने अपने आप को काम करना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है सीबीपी सर से मिलने जा रहा है, ऐसा ये देखिए। अब बताइए श्रीवास्तव सर जो आपको पहले कहे थे ना कि आपने कहा रिजल्ट से पहले ही वो कहे कि मॉक ले लेते हैं, तो वो चीजें देखिए कितना, एक टीचर जो है ना अनुभव इसीलिए कहते हैं,
आप अनुभव को कभी डिनाई नहीं कर सकते, वो एक्सपीरियंस उनका रहा, उन्होंने देखा कि भाई मेंस में अच्छा करके आई है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ क्लिक कर गया आप उनको। तो फिर वहाँ क्या हुआ कि आपने ये सोचा कि मैं श्रीवास्तव सर से मिलने मिल जा रही हूँ। ठीक फिर? है, वैसे ही होंगे, एज भी लगभग सिमिलर है। ये तो फिर सर से ही मिलने जाना, ऐसा हाँ। बार बार सोच रही थी, कोई बात नहीं, कोई अच्छा। बात नहीं, सर से मिलने जा ये रही हूँ। सोच सोच के आप डर भगाए वहाँ पे। डर भगा रही हूँ, वाह। लेकिन फिर भी नर्वसनेस थी। तो ये चीज आपने आकर के श्रीवास्तव सर को बताया यहाँ पे? सर को नहीं बताया। नहीं, तो अभी आप जब मिलिएगा ना तो ये जाके बताना है कि सर वो डर का भूत जो था उसके टोनी काफी थे। एक मिठाई एक्स्ट्रा खिलाइएगा सर को इसके लिए। जी, सर तो मिले नहीं, सबसे पहले तूने मिठाई चाहिए थी। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, घर से आइए माहौल बना के पूरा, उसके बाद आराम से सर से मिलिए और अच्छे से फिर बातें होगी। तो जब इंटरव्यू के अंदर के कोई मजेदार किस्सा हो, कोई प्रश्न हो ऐसा? मजेदार किस्सा था, मेरा इंटरव्यू चला पॉलिटिकल साइंस, मेरा सब्जेक्ट हाँ, था, सब्जेक्ट उस पे था पहले आपका। चला। फिर थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन हॉबी पे चला, सबसे ज्यादा चला उस पे, उसी के एक दिन पहले इंटरिम बजट आया था। ओके, और हाँ। सर ने जैसा बोला था, सर ने कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे, और डिट्टो वही क्वेश्चन, और वो भी सर ने बोल दिया, एक लोगों को बीच में रोक के, इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट में क्या अंतर है। वाह। और मैंने तैयार की थी, तो वो हो गया, मतलब बहुत अच्छा था। एक क्वेश्चन या मैक्सिमम दो, कुछ एक स्टेटमेंट था कोई, और एक क्वेश्चन मैंने सॉरी बोला था, बाकी सॉरी बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि लगा कि बात चल रही है। और पूरा इंटरव्यू ओपिनियन बेस पे चला था। ओके, नो फैक्ट, ये ज्यादा अच्छा हुआ। कोई फैक्ट बिल्कुल था ही नहीं पूरे इंटरव्यू के दौरान। तो ये मेरा ओपिनियन स्ट्रांग रहा है हमेशा से क्योंकि मॉक में मुझे ऐसे रिव्यू मिले हैं अच्छा, कि आप फैक्ट में थोड़ा सा सबके बराबर ही हो, फैक्ट कम है, लेकिन जब ओपिनियन की बात आती है तो आप बहुत अच्छा बोल जाते हो। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि एक बार आपको सॉरी बोलना पड़ा, बहुत सारे कैंडिडेट को कई बार सॉरी बोलना पड़ता होगा, तो जब हम अंदर सॉरी बोलते हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य कि हमें उस प्रश्न का जवाब नहीं पता है, तो उसके बाद उन लोगों का रिएक्शन क्या होता है बोर्ड के लोगों का? मैं गोल चेयर होती है और मैं उस साइड बगल बगल में ही थे, जैसे हम आप बैठे हुए ऐसे थे, तो वो लोग बस मुझे स्माइल करते हुए देखे जा रहे थे ऐसे। अच्छा, नहीं आता है तुम्हें? नहीं, ये तो वो शुरू से वैसे स्माइल करते हुए मुझे देखे जा रहे थे। हाँ। तो मुझे लगा कि ये तो लग रहा है जैसे घर वाले बात करते हैं और देखते तो मतलब एक तरफ आप होंगे, बीच में ऐसे जैसे मॉक का माहौल टेबल होगा, दूसरे तरफ वो लोग बैठे होंगे। मॉक में थोड़ा हम दूर होते हैं, हाँ। वहाँ राउंड टेबल होती है। ओके, यहाँ मैं हूँ, यहाँ सर ओके, ये राउंड टेबल हुआ, आप यहाँ हुई और इस तरफ ये सब बैठे हुए हैं। गोल से नीचे थोड़ी मेरी डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा, उन लोग की आपस में कम रही हुई। हाँ। तो वहाँ पे देखे जा रहे हैं सब लोग एकदम ध्यान से मुझे स्माइल करते हैं। और मेरा मॉक का हमेशा से एक्सपीरियंस रहा है, नहीं आता कोई बात नहीं, हंसते रहो। तो मैं हंसती रहती थी। अच्छा, तो इस वजह से शायद उन्हें फील नहीं हुआ कि कोई, और सॉरी बोलना कोई गलत बात हाँ, सही बात है। एक किसी अधिकारी थे, उन्होंने मुझसे बोला था, कॉल आई थी इंटरव्यू के पहले ऑल द बेस्ट के लिए, तो उन्होंने बोला था कि सॉरी इज आल्सो ए गुड आंसर, तुम बोल सकती हो बड़े आराम से। बहुत सही बात और फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, बोल देंगे, नहीं आएगा तो सॉरी ही बोलना है, ये गलत जवाब देने से अच्छा आप सॉरी बोल बेहतर है कि जवाब ना दे। जी। हाँ, कई कहते हैं कि कई बार निर्णय ना लेना ही अपने आप में सबसे बड़ा निर्णय होता है, और जरूरी नहीं है कि हर इंसान को हर जवाब आए ही। मेरा यही मानना है, जरूरी नहीं है कि सबको हर चीज आती हो। सही बात है। तो वहां से फिर इंटरव्यू का माहौल खत्म हुआ, कितने देर चला था इंटरव्यू? 25-30 मिनट के आसपास से चला। 25-30। एक चीज बताइए इंटरव्यू से रिलेटेड, और क्या होता है कि इंटरव्यू को बहुत सारे लोग, जैसे हम बोलचाल में इंटरव्यू बोलते हैं, लेकिन यूपीएससी कहती है ये पर्सनालिटी टेस्ट है, तो क्या वो वाकई पर्सनालिटी टेस्ट ही होता है अंदर? जी, मॉक पर्सनालिटी टेस्ट अगर नहीं होते तो इंटरव्यू टोटली पर्सनालिटी टेस्ट था। उसमें लगा ही नहीं कि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये जानने के लिए कि आपके पास कितनी नॉलेज है, क्योंकि वो जब उनका रिएक्शन देखने को जो मिल रहा था वो यही लग रहा था वो मुझे क्यों देखे जा रहे हैं, इस बात से नहीं, सुन तो वो वैसे भी सकते हैं। वो मुझे पूरी तरीके से एकदम ऑब्जर्व कर रहे थे और ऐसे कि कहीं मेरे हाथ कांप तो नहीं रहे हैं, स्माइल जा तो नहीं रही है अगर सॉरी बोल रही हूँ, या ऐसा क्वेश्चन आ गया हड़बड़ी तो नहीं आ रही है। तो पूरी तरीके से पर्सनालिटी टेस्ट था। तो कुल मिला के थोड़ा बहुत एक्टिंग आना चाहिए। एक्टिंग तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। वैसे तो सब लोगों ने बोला कि तुम्हारी ओरिजिनलिटी अपनी रखना, और इसीलिए मैंने ज्यादा मौक नहीं दिए। ओके, मतलब नेचुरल एक्टर हैं आप, मेथड एक्टर हैं आप। नहीं, मनोज वाजपेयी की तरह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह, ऐसा होता है ना? तो मैं नहीं हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, अपने दोस्तों के साथ भी ऐसी हूँ,
किसी के भी सामने मैं ऐसी भी हूँ। नहीं, अच्छा है, ऐसा रहना ही चाहिए। तो जब इंटरव्यू वगैरह सब खत्म हो गया, सारा काम हो गया, उसके बाद रिजल्ट इस बार थोड़ा सा इंतजार कराया है ना, 2-3 दिन पहले से माहौल बन रहा था, अब आया तब आया, तो तब कैसा लग रहा था? पीडीएफ में नाम आएगा या क्या होगा, कैसा होगा? घर उसके पहले मैं गई हुई थी होली पे, और सब लोगों ने मतलब मेरे घर पे फुल ये था कि तुम्हारा हो रहा है, मुझे भले ना हो। अच्छा। तो उन्होंने तो एकदम बोला था कि इसका तो हो रहा है, इस बार तो तुम जाओगी, तब जब आओगी तो बन के आओगी। अरे वाह। तो हम बोले कि भगवान चाहेंगे तो जरूर। फिर हम आए यहाँ पे, और जब से पता चल गया कि अब रिजल्ट आ रहा है, 1 हफ्ते से मुझे नींद नहीं आती थी रात भर। मैं सुबह 4 बजे सोती थी, 3-4 घंटे सोती थी, फिर खुल जाती थी, और उस टाइम तबीयत भी मेरी खराब चल रही थी। फिर जब ये लगा, पहले ये हुआ था 15 को आ रहा है, तो 14 की पूरी रात में नहीं सोई हूँ, 15 का पूरा दिन में नहीं सोई, नींद आ ही नहीं रही, कोशिश करते रहे, नहीं आई। फिर मैंने नींद की गोली ली 16 की रात को और सो गई। यूपीएससी ने ये भी करवा ही दिया। फिर उसके बाद मेरी दोस्त मना कर रही थी कि मत खाओ, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरी दादी को कभी कभी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग देते हैं, तो मुझे लगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देखा हुआ है। तो मैंने खा ली और सो गई। सोया 10 बजे उठी, फिर तब से वेट स्टार्ट हुआ। ये पता था कि 1 बजे के लगभग बाद ही आएगा, तो 1 बजे 1-1:30 बज गया, नहीं आया। वही मैं सोची कि नहा ही लेते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जैसे मैं गई नहाने, कॉल आ गया किसी का कि रिजल्ट आ गया। उसके बाद मेरे घर से ही कॉल आया कि रिजल्ट आ गया क्या। फिर मैं भागी आई, नहाया नहीं, पहले रिजल्ट देखा, फिर पता चला हो गया है। फिर बताना स्टार्ट हुआ, फिर तो आप जानते हैं क्या ही होगा। फिर तो आगे कहानी चल ही रही है, सारे जगह मिठाई खा रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। कुल मिलाकर के अंत में ये जो सफर आपका रहा है ना, संघर्ष भरा सफर, कहाँ से निकल के कहाँ तक आए और अब लवासना भी पहुंचना है, अंत में आप मैसेज क्या देना चाहेंगी? 2-3 बातों को ध्यान में रखते हो। एक तो सभी एस्पिरेंट के लिए, दूसरी बात खास करके जो गर्ल एस्पिरेंट्स हों उनके लिए, और तीसरी बात जो सबसे अहम है, लड़कियों के पेरेंट्स के लिए। सबसे पहला है सभी एस्पिरेंट के लिए कि आप अगर सीरियस हैं तो होगा। बस आपको अपनी स्ट्रेटेजी देखनी है कि कैसी है, और वो आपके हिसाब से होनी चाहिए। मैं जो बता रही हूँ वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बताऊंगी तो वो मेरा बताया है। शायद मेरे यहाँ आसपास का माहौल अलग हो, मेरे दोस्त अलग हो, मेरी फैमिली अलग हो, तो वो आपका अपना देखना होता है। दूसरा, गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को बहुत कम मौका मिलता है। मैं अपने एरिया की अकेली लड़की हूँ, जिसे यहाँ तक आने का मौका भी मिला है। तो मेरे दिमाग में था कि अगर मेरा नहीं हुआ या मैं कुछ गलत हो गया, तो ये जाएगा मैसेज कि किसी लड़की को शायद ना भेजा जाए, अगली बार किसी को मौका ही ना मिले। बिल्कुल। और मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं हमेशा से बोलती थी कि अगर मेरा हुआ तो शायद बहुत लोग मोटिवेट होके भेजेंगे। बिल्कुल। और लड़कियों को मौका ही नहीं मिलता है बहुत जगह, और हमारे एरिया में ऐसा है। लड़कों को भी यूपीएससी तो वो नहीं सोचे हुए हैं, बहुत कम लोग, बहुत ही ज्यादा कम, स्पेशली हमारे गाँव वाले साइड में तो नहीं है। तो लड़कियों के लिए तो एक था कि अगर मेरा होगा, और मुझे ये था कि मुझे करना है ताकि और लोगों को मौका मिले। और पेरेंट्स के लिए कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। मुझे तो इक्वल से ज्यादा मिली है। मतलब मैं लड़की रही हूँ, पर मेरा भाई सब कुछ मेरे लिए करता है, खाना वो बना सकता है मेरे लिए। ऐसा नहीं है कि लड़की ये करेगी लड़का वो करेगा, ऐसा मेरे घर में माहौल मेरे लिए तो स्पेशली बिल्कुल नहीं रहा है। तो वो अच्छी बात रही है मेरे लिए, और शायद वो करी जानी चाहिए हर पेरेंट्स के द्वारा। लड़कियां भी साबित कर सकती हैं, कर ही रही हैं, है ना। आप जैसी लड़कियां यूपीएससी में नाम कर रही है, देश के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन परीक्षा में अपना परचम फहरा रही हैं, और हर मामले में आगे जा रही हैं। इसीलिए वो कहते हैं ना कि फिल्म में एक डायलॉग है कि मारी छोड़ियां छोरों से कम है के। अलका जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आप प्रीलिम्स भी देने वाले हैं, घर भी जाने वाले हैं, है ना, तो ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं। घर से माहौल बना के आइए, फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।